कि एक दलित व्यक्ति कैसे आगे आ गया, कैसे बिहार की जनता ने 29 सीटें उसको जीत के दे दी। ये तो गलत है। एक दलित नेता की पार्टी 29 सीटें जीत जाए, कैसे ये संभव है भाई? तोड़िए इसकी पार्टी। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया, हमारी पार्टी हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भी सार्वजनिक करेंगे कि किसके दबाव में घर खाली करवाया गया। कौन नहीं जानता भैया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई चिराग को खत्म कीजिए क्योंकि अकेले चुनाव लड़ा और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये दर्द रह रहे कि अभी भी निकलता उनकी जुबान से, चिराग मॉडल चिराग मॉडल चिराग मॉडल। चुनाव को बीते हुए 3 साल हो गया, अभी तक चिराग मॉडल के दर्द से लोग उभर नहीं पाए। जिस तरीके से मेरे पिता को ह्यूमिलेट किया गया था, और मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं ह्यूमिलेट, कैसे उसके बाद एक पुत्र ये बर्दाश्त कर लेता? और ये सोच मेरे मुख्यमंत्री की रही है बार बार। और ये लड़ाई एक रामविलास पासवान या एक जीतन राम मांझी या एक चिराग पासवान की नहीं है, ये लड़ाई उस पूरी जमात की है। ये लड़ाई पूरे उस अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की है जिसको मेरे मुख्यमंत्री प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आज आप चले जाइए कहीं पे भी, सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हो रही है भैया? पासवान समाज, दलित महादलित वर्ग से आने वाले लोगों की हत्याएं हो रही है। पासी समाज के एक बड़ी आबादी को जेल में बंद कर रखा है, क्यों? ताड़ी बेचने के आरोप में। और जो शराब बेच रहा है वो खुलेआम घूमेगा। और ये मानसिकता उनकी है भाई। बंद कमरे में कई बार मैंने भी उनसे बातचीत की, उनके शब्दों में ये आता है कितनी जातिवादी सोच मेरे मुख्यमंत्री रखते हैं। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को इस पद पे रहना चाहिए, जो मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के लोगों को एक बिहारी नहीं एक जाति का समझकर मरने के लिए छोड़ देते, जो सुरक्षा कर्मियों तक को ये सुरक्षित नहीं रख पाते? पिछले साल 1.5 साल में 51 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई है, और उसी विभाग के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। क्या शोभा देता है इनको इस पद पे बने रहना, या गृह विभाग की जिम्मेदारी देना, जब इन्हीं के ही विभाग में 51 पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई? 2005 में पार्टी को तोड़ने का क्या कारण था भैया? यही कारण था कि एक दलित व्यक्ति कैसे आगे आ गया, कैसे बिहार की जनता ने 29 सीटें उसको जीत के दे दी। ये तो गलत है। एक दलित नेता की पार्टी 29 सीटें जीत जाए, कैसे ये संभव है भाई? तोड़िए इसकी पार्टी। और 2005 में भी हमारे नेता की पार्टी को तोड़ने का काम किया। उसके बाद हमारे पार्टी के विधान पार्षद जो आज उनकी पार्टी में बड़े नेता बने फिरते हैं, कहां से गए? किसको कौन तोड़ के लेके गया भैया? यहीं से ना गए हैं। उसके बाद अभी आखिर तक हमारा एक विधायक मटिहानी से जो जीत के आया कि भाई रामविलास पासवान का खून है, ये कैसे ही आगे बढ़ जाएगा? खत्म करो इसको। हमको खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचा गया, हमारी पार्टी हमारे परिवार को तोड़ना। आज जितने लोग ये कहते नहीं थकते कि भाई चिराग पासवान तो उसी की गोद में जाकर बैठ गया जिसने इसका घर खाली कराया। किसने घर खाली कराया भाई? जाकर पूछ लीजिए भाजपा के नेताओं से। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस बात को सार्वजनिक किया है, वो दिन भी दूर नहीं जब प्रधानमंत्री संभवतः इस बात को भी सार्वजनिक करेंगे कि किसके दबाव में घर खाली करवाया गया, किसके दबाव में घर से तस्वीरों को बाहर फेंका गया। कौन नहीं जानता भैया कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उस वक्त ब्लैकमेल कर रहे थे कि भाई चिराग को खत्म कीजिए क्योंकि अकेले चुनाव लड़ा और हमको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो ये दर्द रह रहे कि अभी भी निकलता उनकी जुबान से, चिराग मॉडल चिराग मॉडल चिराग मॉडल। चुनाव को बीते हुए 3 साल हो गया, अभी तक चिराग मॉडल के दर्द से लोग उभर नहीं पाए। और उसका बदला लेने के लिए घर खाली करवाओ, इसका सड़क पे सामान को फेंकवाओ। पर ये इसकी जड़ में ये वो मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन तेलंगाना की सभा में भी किया। उस दिन उन्होंने इस बात को प्रमुखता से बताया, भाई मेरे सांसद जो छोड़कर गए हैं, हर कोई इस बात को जानता था, पर अगर नहीं जानता तो आज प्रधानमंत्री के मुख से सुन के विश्वास कर लीजिए। क्योंकि उस वक्त तो इस बात का भी भ्रम फैलाया जाता था कि संभवतः चिराग पासवान झूठ बोल रहा है। कुछ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इस बात के गवाह सिर्फ मैं, मेरे पिता, मेरी मां और उस वक्त जो मेरे पिताजी के एक सहयोगी थे
मीना साहब, वो थे। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से राज्यसभा के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से उनको समर्थन देने से मना कर दिया था, जबकि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर 2019 में ही हो गई थी। और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने हो गई थी। किस तरीके से मेरे पिता को ह्यूमिलेट किया गया था, और मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ह्यूमिलेट। कैसे उसके बाद एक पुत्र ये बर्दाश्त कर लेता? और ये सोच मेरे मुख्यमंत्री की रही है बार बार कि भाई इन लोग को अपमानित करो, इन लोग को प्रताड़ित करो। क्यों? क्योंकि ये लोग बने ही अपमानित प्रताड़ित होने के लिए। और ये लड़ाई एक रामविलास पासवान या एक जीतन राम मांझी या एक चिराग पासवान की नहीं है। ये लड़ाई उस पूरी जमात की है। ये लड़ाई पूरे उस अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की है जिसको मेरे मुख्यमंत्री प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आज आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए भैया, आप आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, 67% अत्याचार बढ़े हैं मेरे मुख्यमंत्री के शासनकाल में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऊपर। ये हालात बना के रख दिए। आज आप चले जाइए कहीं पे भी, सबसे ज्यादा हत्याएं किसकी हो रही है भैया? पासवान समाज, दलित महादलित वर्ग से आने वाले लोगों की हत्याएं हो रही है। पासी समाज के एक बड़ी आबादी को जेल में बंद कर रखा है। क्यों? ताड़ी बेचने के आरोप में। और जो शराब बेच रहा है वो खुलेआम घूमेगा। और यहां झूठे आरोपों में दलित समाज के लोगों को इन्होंने बंद करके रखा है। चौकीदारों की हत्याएं हो रही हैं। दलित समाज से आने वाले जवान लड़के लड़कियों की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है, लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। और उसके बाद द वर्स्ट पार्ट कि एक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। ये दिशा निर्देश है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और ये खास तौर पर किया जा रहा है इस समाज को। इनकी सोच है कि भैया इस समाज को सबक सिखाया जाए। ये समाज जा रहा है ना बड़ा, नरेंद्र मोदी के समर्थन में चिराग पासवान बात कर रहा है, मांझी जी उस तरफ जा रहे हैं, तो दिखाया जाए समाज को। और इसीलिए इन लोगों को और ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और इसी बात का उल्लेख उस दिन मेरे प्रधानमंत्री कर रहे थे, जब उन्होंने मेरे नेता का उदाहरण देते हुए या मांझी जी का उदाहरण देते हुए जब उस दिन उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तो यही बात वो कहना चाह रहे थे कि किस तरीके से दलित विरोधी सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। और ये मानसिकता उनकी है भाई। बंद कमरे में कई बार मैंने भी उनसे बातचीत की, उनके शब्दों में ये आता है कितनी जातिवादी सोच मेरे मुख्यमंत्री रखते हैं। तो क्या ऐसे मुख्यमंत्री को इस पद पे रहना चाहिए, जो मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के लोगों को एक बिहारी नहीं एक जाति का समझकर मरने के लिए छोड़ देते, जो मुख्यमंत्री अपने बिहारियों को ही सुरक्षित नहीं रख पाते हो, ना शराब माफिया से, ना भू माफिया से, ना बालू माफिया से। आंकड़े देख लीजिए भाई, इनको तो छोड़ दीजिए, और तो और सुरक्षा कर्मियों तक को ये सुरक्षित नहीं रख पाते। पिछले साल 1.5 साल में 51 सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई है, और उसी विभाग के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। क्या शोभा देता है इनको इस पद पे बने रहना, या गृह विभाग की जिम्मेदारी देना, जब इन्हीं के ही विभाग में 51 पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई। और जनवरी 2022 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक 1488 बार 1488 1488 बार पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक हुए हैं। क्या कर रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री? और कौन अटैक कर रहे हैं भैया? ये बालू माफिया, भू माफिया और ये शराब माफिया, यही लोग ना अटैक कर रहे हैं। एक बालू माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। एक शराब माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। या एक भू माफिया जिसकी गिरफ्तारी हुई हो बता दे मेरे मुख्यमंत्री। जिन मुख्यमंत्री के पास फुर्सत ही नहीं है बिहार और बिहारियों की चिंता करने की, ऐसे में वो मुख्यमंत्री क्यों है इस पर? इसीलिए बार बार हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। आने वाले दिनों में जैसे ही महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग को समय मिलता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक शीर्ष प्रतिनिधि मंडल हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जाकर महामहिम राज्यपाल जी से मिलेगा
और इन तमाम बातों की जानकारी उनके समक्ष रखेगा कि किस तरीके से माफिया राज बिहार में हावी है और किस तरीके से समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या कर प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात मेरे मुख्यमंत्री करते रहे। कितनों को मिल रहा है भैया प्रमोशन में रिजर्वेशन? कितने लोगों को मिल रहा है प्रोन्नति में आरक्षण? आप जाकर देख लीजिए। उसमें रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलना तो दूर की बात है भैया, बैकलॉग तक ये लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। लाखों की संख्या में रिक्त पद पड़े हुए हैं जिसको अभी तक ये लोग भरने में ये लोग अक्षम है। अभी तक ये लोग उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे। ये बार बार ये उदाहरण है जो मैं आपके समक्ष में रख रहा हूं। ये उदाहरण इस बात को स्थापित करते हैं कि कितनी जातिवादी सोच मेरे मुख्यमंत्री रखते हैं और समाज के वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों को ये हाशिए पर ही मेरे मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं। इसी क्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, महामहिम राज्यपाल जी से लिखित रूप में आग्रह करेगा कि बिहार की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए और मेरे मुख्यमंत्री की मानसिक परिस्थिति को भी देखते हुए, और मैं पुनः दोहराता हूं, इसको मैं तंज या व्यंग के तौर पर नहीं बोल रहा हूं, नहीं है उनके हालात ठीक। एक मुख्यमंत्री खुले मन से इस तरीके से बोलेंगे भैया कि आप हमारे मंत्री, हमारी बात सुनिए, भाई वो आपकी बात ही सुनने के लिए बने हैं, वही मंत्री हो और आप मुख्यमंत्री। जिस तरीके से आप लोगों के सामने नतमस्तक होकर झूल झूल कर प्रणाम कर रहे थे, ये एक मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है क्या? उस बॉडी लैंग्वेज को तो भूल ही जाइए जो विधानसभा में उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। पर किस तरीके से झूल झूल के प्रणाम करते हुए आप लोगों के सामने निकल गए, ये मुख्यमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है। ये एक 10 साल का बच्चा ऐसे बर्ताव ना करे जैसा मेरे मुख्यमंत्री बर्ताव करे। तो इन तमाम परिस्थितियों को, बिहार की और मेरे मुख्यमंत्री की मानसिक परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग महामहिम से हम लोग आग्रह करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश वो केंद्र सरकार से करें, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री से कम अब बिहार नहीं संभाल